हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। कुछ दिन पहले मैंने बैटमैन फॉरएवर मूवी का रिव्यू किया था, तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मैं बैटमैन एंड रॉबिन का भी रिव्यू कर दूं। तो बैटमैन फॉरएवर के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि वार्नर ब्रदर्स ने मूवी की टोन को बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड कर दिया था, ताकि फैमिली ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो सके मूवी की तरफ। मूवी हालांकि बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी, तो उसके सीक्वल बैटमैन एंड रॉबिन में वार्नर ब्रदर्स ने पूरे तरीके से फ्री हैंड दे दिया था जोएल शूमैकर को कि आप जैसी मूवी बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। जोएल शूमैकर ने बैटमैन एंड रॉबिन को इतना ज़्यादा लाइट हार्टेड बनाया, इतना ज़्यादा लाइट हार्टेड बना दिया कि ये वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवी साबित हुई। इस मूवी में जॉर्ज क्लूनी ने बैटमैन का रोल प्ले किया था। वैल किल्मर इस मूवी में रिटर्न नहीं हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें मुझे ये पता चला था कि वैल किल्मर और जोएल शूमैकर को एक दूसरे के साथ काम करने में इश्यूज आ रहे थे, जिस वजह से वैल किल्मर ने बैटमैन का रोल प्ले करने से मना कर दिया था। जॉर्ज क्लूनी को रोबिन किया गया था। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, इस मूवी को बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड बना दिया था जोएल शूमैकर ने, और सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा ब्राइट और सैचुरेटेड थी, जो आपको डीसी मूवीज़ में देखने को नहीं मिलती है, खास करके बैटमैन की मूवी में। सैचुरेशन और ब्राइटनेस बिल्कुल भी सूट नहीं करता है बैटमैन की मूवी को। इस मूवी में विलन के तौर पे नजर आए थे अर्नोल्ड, जो रोल प्ले करते हैं मिस्टर फ्रीज का। मिस्टर फ्रीज की ओरिजिन स्टोरी पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप जाके मिस्टर फ्रीज की ओरिजिन स्टोरी देख सकते हैं। तो मिस्टर फ्रीज की वाइफ जो है वो एक बीमारी से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मिस्टर फ्रीज ये समझ जाता है कि क्रायोजेनिक्स के थ्रू ही इसका इलाज ढूंढा जा सकता है। तो अपनी वाइफ को बर्फ में जमा देता है चैम्बर में, ताकि उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके और जब तक उसके लिए इलाज न ढूंढ ले। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर फ्रीज एक सूट पहन के रखता है जिसको पावर देने के लिए डायमंड्स की जरूरत पड़ती है, यानी बड़े बड़े डायमंड्स, कुछ बहुत बड़े बड़े साइज के मिस्टर फ्रीज के पास रहते हैं, जिससे वो अपने सूट को कहें तो पावर देता है। अब यहीं पे गाइस बहुत ज्यादा इलॉजिकल हो जाती है मूवी। एग्जाम्पल के तौर पे इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसमें मिस्टर फ्रीज ये धमकी देता है गवर्नमेंट को कि अगर तुमने मुझे $1 बिलियन ना दिए तो गॉथम सिटी को फ्रीज गन से पूरा मैं जमा दूंगा, ये मिस्टर फ्रीज कहता है। और उसकी जो फ्रीज गन होती है उसको पावर देने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, डायमंड्स की जरूरत पड़ती है, और उसके पास ऑलरेडी खूब सारे डायमंड्स होते हैं बड़े बड़े साइज के, जो खुद ही $1 बिलियन से ज्यादा के वर्थ के होते हैं। तो आप लॉजिक देखिए, यानी कि बिलियन ऑफ डॉलर्स के डायमंड को यूज करके तुम $1 बिलियन मांग रहे हो फिरौती के तौर पे। तो आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं बना रहा है मिस्टर फ्रीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट। दूसरा जो विलन था वो था उमा थर्मन, जिनको आपने देखा होगा किल बिल फ्रेंचाइज में नजर आई थी। और मजेदार बात यह है कि इस मूवी में अपीयर होने से पहले, जस्ट एक साल पहले, इनको ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला था। तो उन्होंने इस मूवी को क्यों हाँ कहा? शायद पैसे ज़्यादा ऑफर हुए होंगे, वरना स्क्रिप्ट में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई खास बात थी। हालांकि उमा थर्मन जो पॉइजन आइवी का रोल प्ले कर रही हैं, जितना उनको काम करने के लिए दिया गया था, आई थिंक उन्होंने ठीक ठाक अपने रोल को निभाया है, क्योंकि कुछ खास उनके पास करने के लिए था नहीं। अगला विलन जो इसमें अपीयर हो रहा है वो है बेन। अब ये साइड विलन भी नहीं है, कायदे से देखा जाए तो ये केवल एक हेंचमैन है पॉइजन आइवी के लिए, जो चिल्लाता रहता है, ग्राउल करता रहता है, कोई डायलॉग भी नहीं बोलता है। बेन के अलावा कोई ऐसा ही रैंडम कैरेक्टर भी रख देते तो भी आई डोंट थिंक कि मूवी पे कोई फर्क पड़ता। अगला बहुत बड़ा इशू जो मुझको इस मूवी के साथ है गाइस, वो है इसके डायलॉग्स। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ी और वन लाइनर्स हैं अननेसेसरी ह्यूमर डालने के लिए, जो बिल्कुल भी कहें तो बैटमैन मूवी पे फिट नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ गाइस मुझे क्या लगती है, अगर आपने बैटमैन की मूवी देखी है तो आपको पता होगा, ब्रूस वेन जब बैटमैन का सूट पहनता है तो अपनी वॉइस को थोड़ा सा डीप कर लेता है, ताकि ब्रूस वेन और बैटमैन की वॉइस में फ़र्क रहे। लेकिन इस मूवी को आप देखेंगे तो जॉर्ज क्लूनी जब ब्रूस वेन बनते हैं तब भी वैसे ही बोलते हैं, और वो बैटमैन का सूट पहनते हैं तो भी वैसे ही बोलते हैं, यानी आप आवाज़ ही सुन के जान जाओगे कि भैया ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और मूवी का एक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको क्लियरली दिख जाएगा कि वायर बंधा हुआ है इनके, और अननेसेसरी जो जंपिंग वाला एक्शन होता है कि इधर से कूद के उधर पहुंच गए, यानी जो एक नॉर्मल इंसान कर भी नहीं सकता है, वो चीज़ें दिखाई गई। और इतने स्लोली जंप कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो ऑकवर्ड लगने लग जाएगा। मिस्टर फ्रीज का जो कैरेक्टर है अर्नोल्ड का, वो भी केवल वन लाइन्स बोलता है, कोटेशंस बोलता है, और ऐसी कोटेशन कुछ बोलता है जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। सिनेमेटोग्राफी, अगर ये किड्स मूवी होती और इसमें बैटमैन ना होता, कोई रैंडम कैरेक्टर की मूवी होती, तो मैं कह सकता था कि हाँ सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन एज अ बैटमैन मूवी इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसका नतीजा हमें बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिला, ये मूवी बहुत बुरी फ्लॉप हुई थी। इतनी बुरी फ्लॉप हुई थी कि लगभग एक दशक तक बैटमैन की मूवीज़ ही नहीं आई। बाद में क्रिस्टोफर नॉलन ने जब अप्रोच किया था वार्नर ब्रदर्स को कि भैया वो रिबूट करना चाहते हैं बैटमैन को, डार्क टेक लेके थोड़ा सा,
तो वार्नर ब्रदर्स ने उनसे कहा था कि ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से डार्क टोन बैटमैन की बना लीजिए, और हमें डार्क नाइट ट्रिलॉजी मिली। तो ये जो मूवी थी बैटमैन एंड रॉबिन, ये एक्चुअली फर्स्ट बैटमैन मूवी थी जो मैंने देखी थी। तो एज अ किड तो मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन अब क्योंकि हम लोग डार्क नाइट ट्रिलॉजी, जैक स्नाइडर की ट्रिलॉजी देख चुके हैं, तो अब एज एन एडल्ट इस मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या चल रहा है। इनफैक्ट बैटमैन फॉरएवर इसके सामने ज़्यादा बेटर मूवी है। तो यही था छोटा सा रिव्यू इस मूवी के ऊपर। तो गाइस, क्या आप चाहते हैं मैं डार्क नाइट ट्रिलॉजी की मूवीज़ का भी रिव्यू करूं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।